बेटा ध्यान से सुनना, हम लोग हमारी क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज माइंडफुल ईटिंग। एक रास्ता जिसमें हम अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं, ऐसा मोटा शरीर ना बनाए, ठीक है। मतलब माइंडफुल ईटिंग, ऐसी ईटिंग जो दिमाग लगा के हो। माइंडफुल, माइंडफुल मतलब समझ रहे हो, माइंडफुल ईटिंग मतलब दिमाग लगा के इन द सेंस कुछ भी नहीं खा लेना, एक ऐसा रास्ता जिससे हम अपने शरीर को हेल्दी बनाएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। फूड एक सबसे बेसिक जरूरत है हमारे जीवन की। जैसे कि हमें जो है क्या चाहिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए, पानी चाहिए पीने के लिए, ऐसे ही हमें खाना चाहिए अपने आप को जीवित रखने के लिए। और जो हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमें ग्रो करने में मदद करता है, और हमारे डैमेज पार्ट्स को, जो हमारी शरीर में ऐसे घाव या डैमेज पार्ट्स होते हैं, उनको रिपेयर करने में और हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। हाँ, हेल्दी रहना मतलब ये नहीं है कि इनफ खाना खा लो और आप हेल्दी हो जाओगे। एक हेल्दी खाना खाने का मतलब पता है क्या होता है, या हेल्दी रहने का मतलब पता है क्या होता है? हेल्दी इंसान वो है जो सही तरीके का खाना सही मात्रा में सही समय पर खाए, और उसी को कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो माइंडफुल ईटिंग क्या है? केयरफुली, ध्यान रख के समझदारी से हेल्दी खाना खाना, हेल्दी चॉइसेस बना के रखना। जैसे न्यूट्रिटियस फूड खाना या न्यूट्रिशियस फूड खाना, अकॉर्डिंग टू जितनी भूख हो उतना खाना, वेस्ट ना करना खाने को, धीरे धीरे आराम से अच्छे से चबाते हुए खाना, और फ्रेश और बैलेंस्ड मील खाना, ना कम ना ज्यादा, इस तरीके से खाना। व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं? देखो, हम लोग जो है अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट देता है ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए। अब अलग अलग फैमिली अलग अलग तरीके का खाना खाती है, क्योंकि वो उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन और जो उनके आसपास खाना अवेलेबल होता है वो उस पर डिपेंड करता है। जो आपके आसपास खाना होगा वो खाना प्रेफर करोगे। इसलिए होता है ना, आप कभी अलग अलग जगहों पे जाते हो तो वहां का आप फेमस खाना खाना ट्राई करना चाहते हो, इस तरीके से। जहां पर जो खेती होगी वो वाली चीजें खाई जाती है। इसीलिए इंडिया में बहुत ज्यादा वैरायटी के आपको खाने मिल सकते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? लिट्टी चोखा, है ना। दिल्ली में क्या है? छोला भटूरा ठीक है ना। और एक नान खटाई है, मुझे नान खटाई खाना है एक मीम था ना, एक है जूस पिला दो मौसम्बी का। चलो खैर, तो समझ रहे हो इंडिया में अलग अलग। अब जैसे महाराष्ट्र में जाओगे, क्या फेमस है महाराष्ट्र का? फेमस खाना बताओ। कहीं नहीं है? अरे कहीं पता तो होगा। वड़ा पाव। वड़ा पाव किसको कहा जाता है? हाँ, मतलब एक बन टाइप होता है, बीच में उसमें आलू का एक पकोड़ा टाइप या कुछ स्टफिंग टाइप होता है। अब देखो, अपन लोग दिल्ली के, अपने को ज्यादा खास नहीं पता होगा, लेकिन जो महाराष्ट्र का इंसान हो उसके लिए तो जीवन है वड़ा पाव। उठते बैठते हर जगह है वड़ा पाव। हाँ, ये बात सच है, इसको झूठ मत समझो, ये सच बात है। समझ रहे हो? और जगह का पूछते हैं, चलो बताओ, और किसी जगह का पता है आपको? साउथ का जैसे मसाला डोसा, एक मसाला डोसा है। इडली सांभर, तुम्हें क्या पसंद है? डोसा। तो इडली सांभर बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तो है, चलो खैर, ये एक एक्टिविटी थी बेटा। अब इससे यहाँ ये समझाया गया था कि आप पूरे दिन में सेम खाना नहीं खाते हो, है ना। हर अलग अलग दिन आप अलग अलग खाना खाते हो, ठीक है ना। ऐसे ही एक और एक्टिविटी थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग खाना खाया जाता है। नॉर्थ इंडिया जैसे पंजाब, यहाँ पे मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोला भटूरा, पराठा, हलवा, खीर, ये सब आ गया। साउथ में आप थोड़ा सा साउथ टाइप खाना खाते हो, है कि नहीं? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो खैर, आगे चलते हैं। हम इन एक्टिविटी से कल ये समझ पाए थे कि जो कुकिंग प्रैक्टिस, अच्छा, इन एक्टिविटी से हम ये समझ पाए थे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग खेतियां उगती है, इस वजह से लोगों का खाना अलग अलग है ना। लोगों की आदतें अलग अलग है, समय, कल्चर, ट्रेडिशन, सब तरीका अलग अलग है लोगों का, ठीक है।
कैसे खाना बनाने की या खाने की जो प्रैक्टिसेस है वो समय समय बदली है। तो ये हमने देखा, पहले के टाइम पे चूल्हे पर बनाया जाता था, अब एलपीजी आ गई है। पहले के समय में आटा पीसा, आटा कह रहा हूं सॉरी, चटनी पीसी जाती थी सिलबट्टे पे, अब मिक्सर ग्राइंडर का यूज होता है। तो पहले चूल्हे का यूज होता था, पुराना तरीका था, मिट्टी से बना हुआ होता था। उसमें क्या होता था, हम लकड़ी, गाय के गोबर, इनका इस्तेमाल करते थे आग प्रोड्यूस करने के लिए, और उससे खाना बनने में समय लगता था और स्मोक, धुआं बहुत ज्यादा उठता था। और उससे नुकसान ये पड़ता था, आपका एयर पोल्यूशन बढ़ता था, आपके आंखों और फेफड़ों पे फर्क पड़ता था, और ज्यादा समय लगता था फ्यूल को इकट्ठा करने में। बाकी मॉडर्न टाइम पे हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, स्मोक भी कम बनाता है, फूड को फास्टर यूज करता है, आसान है इस्तेमाल करना, समय बचाता है आपका। क्लीनर कुकिंग, क्लीनर कुकिंग मतलब साफ, इन द सेंस कि वो जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो खाने को डैमेज नहीं कर रही, नुकसान नहीं पहुंचा रही, हेल्थ के लिए अच्छा है और बढ़िया है। फिर एक होता था सिलबट्टा। सिलबट्टा पुराना तरीका था जिससे हम चटनी को पीसते थे, है ना, लेकिन उसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता था और बहुत एफर्ट लगते थे पीसने के लिए। फिर आ गई इलेक्ट्रिक, बिजली वाली ग्राइंडर, जो बिजली का इस्तेमाल करके जल्दी से बन जाती है, समय भी बचाती है। तो कुकिंग प्रैक्टिसेस समय समय पे इसलिए बदली है क्योंकि साइंस और तकनीक बदल गई है, ठीक है। और यहां से हमें आज से पढ़ना था, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, दैट इज जो खाना होता है ना, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब खाने के अंदर क्या क्या चीजें, न्यूट्रिएंट, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पाए जाते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक राइट नाउ, ओके। चलें आगे। फूड जो होता है वो अलग अलग वस्तुओं से बना होता है, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है, हमारे बॉडी काम कर सके उसके लिए जरूरी होती है। इसीलिए इन सब्सटेंस को कंपोनेंट ऑफ फूड कहा जाता है। मतलब फूड जो होता है ना, वो अलग अलग चीजों से बना हुआ होता है। खाना जो है वो अलग अलग चीजों से बना होता है, और वो चीजें जो होती हैं वो हमारे ग्रोथ के लिए या हमारा शरीर अच्छे से काम कर सके उन चीजों के लिए जरूरी होता है, और उन्हीं चीजों को कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कोई आपसे पूछे कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, तो आप बोलना कि जो खाना बनता है ना, खाना वो अलग अलग सब्सटेंस से बनता है, और वो सब्सटेंस हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। और जो अलग अलग क्या कहते हैं, वो जो सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को कंपोनेंट ऑफ फूड कहा जाता है। न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट ऐसी यूजफुल चीजें जो खाने के अंदर होती है, जिससे आपकी बॉडी ग्रो करती है, हेल्दी रहती है, अलग अलग काम करती है। अभी हमने ऊपर कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़े थे, क्या कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना अलग अलग चीजों से बनता है, और वो जो अलग अलग चीजें होती है हमारे शरीर को जो ग्रोथ देती है, एनर्जी देती है, वही कंपोनेंट ऑफ फूड कहलाते हैं। और उन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड को हम अलग अलग, मतलब वो एक ही कंपोनेंट ऑफ फूड नहीं होते, वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और वही न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। तो न्यूट्रिएंट क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट, जब भी हम जो भी खाना खाते हैं तो उस खाने में अलग अलग तरीके की चीजें बनी हुई मिलती है हमें, अलग अलग चीजें जो हमारी बॉडी को ग्रो करती है, हेल्दी रखती है, हमारे बॉडी में फंक्शनिंग अच्छे से कर पाती है, काम अच्छे से कर पाती है, तो उसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। अब देखो, न्यूट्रिएंट आपको सारे सेम नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए, और वो अलग अलग खाने में मिलेगा। तो अलग अलग खाना आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट देगा, और वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि आपको हर बार सेम न्यूट्रिएंट नहीं खाना, सेम खाना नहीं खाना, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ऑफ फूड का इंपॉर्टेंस यही है कि आपको रोज काम आप कर सकते हो, उसके लिए एनर्जी देता है, आपको आपकी ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है, आपका जो भी डैमेज शरीर हो रखा है उसको रिपेयर करता है, और आपकी बॉडी को बीमारी से बचाता है, आपको एक्टिव रखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स है उनके अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं फूड के, इसीलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड जो है ना अलग अलग खाना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी बॉडी को हेल्दी रख सके। कहने का मतलब ये है कि हमें रोज सेम प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए, अलग अलग तरीके का खाना खाओगे उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट होगा। और न्यूट्रिएंट क्या होता है? खाने के अंदर पोषक तत्व जो आपके शरीर को ग्रो और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। समझ रहे हैं? अब इसमें सबसे पहला न्यूट्रिएंट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट एक मेन कंपोनेंट है आपके फूड का, और ये प्राइमरी सोर्स माना जाता है। मतलब ये सबसे मेन, मतलब जितने भी कंपोनेंट है ना फूड के, जितने भी न्यूट्रिएंट है, उसमें सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और एनर्जी आपके शरीर को चाहिए ना, तो सबसे बेसिक एनर्जी आपको कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, जिसे कार्ब्स भी कहा जाता है शॉर्ट में,
ठीक है। और ज्यादातर जो एनर्जी है ना वो आपको रोजाना काम करने के लिए, जो आप रोज काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, जो बेसिक एनर्जी ये कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट आपको प्लांट फूड से भी मिल सकती है। क्या क्या कॉमन सोर्स है देख लीजिए, आ जाइए, ठीक है ना। चावल, गेहूं, ये मेज, ठीक है। क्या है? पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल। और भी कुछ सोर्स है, ब्रेड, चपाती, सीरियल्स, हनी, शुगर, जैगरी, गुड़, ठीक है। ये आपको और ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जिसमें रिच होता है, ज्यादातर पाया जाता है, वो ये है। तो जब भी आपको एनर्जी नहीं मिले, इन फ्रूट को खा लीजिएगा, ठीक है। और भी कुछ सोर्स है, ये भी हमने देख लिया। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? डेली काम करने में एनर्जी देता है आपको, ताकि आप फिजिकल काम कर सको, ठीक है ना। और आपके ब्रेन को और मसल्स को एनर्जी देता है, और मेन सोर्स है आपकी बॉडी में एनर्जी का, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आपके शरीर को दूसरा चाहिए होता है, खाते हो आप फैट? खाया आपने कभी फैट? देखो बच्चों को नहीं पता, आपने खाया कभी फैट? अब बताओ, आपको यही नहीं पता। फैट, पहली बात समझो कि फैट मतलब मोटापा नहीं है, चर्बी नहीं है जो आप खा रहे हो। फैट भी एक खाना है। ब्रेड पकोड़ा खाया है, उसमें ऑयली तेल नजर आता है, वो फैट है, आप खा रहे हो। तो फैट मतलब मोटा नहीं होता, पहले तो ये समझो। फैट एक कंपोनेंट है। जैसे आपने पढ़ा कि आप अलग अलग खाना खाते हो, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके शरीर को अलग अलग चीजें देते हैं। ऐसे ही फैट है, फैट भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्या शरीर में फैट खाना चाहिए? हाँ, खाना चाहिए फैट। कार्बोहाइड्रेट, फैट दोनों ही एनर्जी देते हैं। एक फर्क है, कौन ज्यादा एनर्जी देता होगा, कार्बोहाइड्रेट या फैट? फैट, फैट ज्यादा एनर्जी देता है, इसलिए आपका शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता और फिर यहाँ लटक जाती है, समझ रहे हो? तो फैट ज्यादा एनर्जी देता है ना, एक कम अमाउंट में, तो इसीलिए वो कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। बाकी फैट को कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा गया है यहाँ पे? जैसे मैंने आपको बोला ना, कौन ज्यादा एनर्जी देता है? फैट, फैट। तो फैट आपको ज्यादा एनर्जी देता है, तो फैट को इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। मतलब फैट को कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से, भले छोटी अमाउंट में, मतलब छोटी क्वांटिटी में भी, छोटा खाओगे तब भी ज्यादा आपको एनर्जी दे देगा। अगर आप सेम चावल और घी खा लो तो घी आपको ज्यादा एनर्जी दे देगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि फैट जो होते हैं ना उसके अंदर वो कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी को इमीडिएटली इस्तेमाल नहीं होता, वो आपकी बॉडी में भविष्य के समय पे स्टोर हो जाता है। जैसे इस बच्चे का, अब ये बच्चा यहाँ पे था जब तक तो इसे ठीक ठाक खाना मिल रहा था। अब कहेगा भैया बेइज्जती कर रहे हो, गाँव में भी मिलता था ठीक ठाक। नहीं, शायद गाँव में ज्यादा काम करता होगा, ठीक है ना, या फिर उतना खाना नहीं खाता होगा, तो इसके शरीर में जो फैट बचा पड़ा था ना, उसने कहा होगा शरीर ने कि तू खाना तो खिला नहीं रहा, तेरी रोज की खुराक के अकॉर्डिंग खाना आ नहीं रहा, तो मैं तेरे शरीर का फैट खा लेता हूं। तो फैट को इस्तेमाल करने से लग जाता है आपका शरीर। यानी कि अगर आप मोटे हो तो आप जो भी काम कर रहे हो उससे ज्यादा काम करो और उतना ही खाना खाओ, या फिर आप उतना ही काम कर रहे हो तो खाना कम खाओ, जिससे आपका जो फैट बॉडी में स्टोर है वो शरीर खाने लग जाएगा। फैट कहां से मिलता है? प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। प्लांट से ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम का जो तेल होता है, तिल का तेल जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। ग्राउंडनट जो क्या कहते हैं जिन्हें, वो कहा जाता है पीनट टाइप, ठीक है ना। और मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट का जो ऑयल है। आलमंड्स मतलब बादाम, बादाम बादाम काचा बादाम। वॉलनट मतलब अखरोट, ठीक है। और कैश्यू नट्स मतलब काजू। सनफ्लावर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के, जो फ्रूट्स इनमें से निकलते हैं। पंपकिन सीड्स जो सीताफल में से निकलते हैं, छोटे छोटे ग्रीन कलर के होते हैं सीड्स, ठीक है। इन सब में ऑयल वो होता है बेटा, फैट होता है, लेकिन ये अच्छा फैट है, इसे आपको खाना चाहिए क्योंकि शरीर में फैट भी लेना चाहिए। अब ये कोई के थोड़ा ना कहे ये मत खाओ, खाना चाहिए, गुड फैट खाना चाहिए आपको, ये सारा फैट खाना चाहिए। जानवरों से कौन सा फैट मिलता है? दूध में फैट होता है बेटा,
ठीक है, बटर में होता है, घी में होता है, चीज, क्रीम, इन सब में होता है बेटा। कोनो परेशानी तो नहीं है ना? चलिए अगला पर, ठीक है, देख लेना बेटा। ठीक है, ये देखो पंपकिन सीड्स ग्रीन कलर के होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं। ठीक है बेटा, बाकी कुछ तेल होते हैं ना, तेल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वो सब हम सीड्स की बात कर रहे थे। लेकिन ऑयल के रूप में भी खाते हो तो ये खाने वाले ऑयल है और ये ज्यादा एनर्जी देते हैं। फैट्स में कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। बाकी फैट का काम क्या होता है? फैट एनर्जी देता है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है भविष्य के लिए स्टोर कर लेता है और आपके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है सर्दी के टाइम पे, और आपके अंदर के शरीर के हिस्से को बचा के प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, इन दोनों में फर्क है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया है कि कोई दिक्कत? क्लियर है? देखो बेटा, पोलर बियर की बात करें, जो पोलार बियर होता है उसकी चमड़ी जो होती है ना, वो फैट की वजह से बहुत थिक लेयर होती है उसकी परत, इसलिए सर्दी में वो थोड़ा सा आपको देखते बहुत क्या कहते हैं उसको गर्म रख पाती है ठंडे इलाकों में भी, और वो एनर्जी को स्टोर कर पाता है जब खाना आसानी से मिल नहीं पाता। तो सिमिलरली जो फैट होता है ना, वो हमारे शरीर में भी स्टोर होता है और एनर्जी के रूप में काम करता है, एनर्जी रिजर्व के रूप में बचा कर रखता है। जब हमारे शरीर को चाहिए हम इस्तेमाल कर लेंगे, और हमारी बॉडी में तापमान को मेंटेन करने में मदद करता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन जो होते हैं वो भी कंपोनेंट ऑफ फूड होता है। दो कंपोनेंट ऑफ फूड आपने क्या क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट, और वो दोनों एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। प्रोटीन आपकी बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, मतलब ये आपकी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं। ये बहुत जरूरी है आपके शरीर की ग्रोथ के लिए, आपके शरीर की मरम्मत के लिए, और आपके बॉडी की जो टिश्यू है जो बहुत सारे सेल से बना होता है। सेल आपकी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा होता है और बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, मास समझ लो एक तरीके से, उसको मेंटेन रखने में मदद करते हैं। बच्चों को प्रोटीन चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इसलिए आप लोग प्रोटीन खाया करो अच्छा खासा। ठीक है, नहीं खाओगे आपके शरीर को ग्रोथ नहीं मिलेगी, और अगर ग्रोथ कम रह गई एक बार तो हमेशा छोटे दिखाई दे जाओगे। प्रोटीन कहां कहां से मिल सकता है? ग्राम मतलब चना, राजमा, इन सब से ना। मटर, सोयाबीन, पीज, मटर, सोयाबीन, दाल, बीन्स। ठीक है, एनिमल से मिल्क, एग, फिश, मीट, पनीर, इन सब से भी प्रोटीन मिलता है। ठीक है, बाकी ये सोर्सेज हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोटीन काम क्या करता है? आपके शरीर की ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, आपकी शरीर की ग्रोथ में मदद करता है। आपका जो डैमेज बॉडी पार्ट है उसको रिपेयर करने में मदद करता है। आपका मसल्स बढ़ाता है आपके शरीर की, और आपके शरीर के ऑर्गन को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब ग्रोथ अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट में ध्यान देता है, इसीलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। जो भी प्रोटीन्स वाले फूड होते हैं उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर में मदद करते हैं। अच्छा, कुछ फूड थे जो एनर्जी गिविंग फूड थे और कुछ थे बॉडी बिल्डिंग वाले फूड। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, जो एनर्जी देने वाले थे वो कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले थे, इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। वो एनर्जी देते थे, ये आपकी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर होने में मदद करते थे। वो चावल, गेहूं, ऑयल, बटर एग्जाम्पल था, और ये मिल्क, दाल, एग, सोयाबीन ये एग्जाम्पल है। और ध्यान रखना, प्रोटीन थोड़ा सा महंगा होता है बॉडी को कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बाकी इतना आसानी से अवेलेबल नहीं होता है ना। होता है, पर प्रॉपर प्रोटीन लेना, सिर्फ जिसमें प्रोटीन ही प्रोटीन हो, वो थोड़ा मुश्किल होता है। और लोग, इसलिए आप देखते हो वो चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। लोग 5-5, 6-6 अंडे, 7-7 अंडे रोज रोज खाते हैं, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के बॉइल्ड चिकन, बहुत सारी चीजें खाते हैं जिसमें फैट ना हो। फिर भैया विटामिन, अभी तक हमने कितने न्यूट्रिएंट पढ़ लिए? 3। कौन कौन से? प्रोटीन, और चौथा है विटामिन। विटामिन भी जरूरी है आपके शरीर को, ये छोटी छोटी मात्रा में, छोटी छोटी क्वांटिटीज में चाहिए। समझ रहे हो? छोटी छोटी क्वांटिटीज में आपके शरीर को चाहिए होता है, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में और आपकी बॉडी को बीमारियों से बचने में। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की तरह नहीं है, ये आपको कोई एनर्जी नहीं देते। ध्यान रखना, विटामिन आपको कोई एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये आपका शरीर ढंग से काम करता रहे उसमें मदद करते हैं। अगर आपका शरीर ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन की कोई कमी है, और फिर उसको खाओ ताकि वो पूरा हो, ताकि आपका शरीर ठीक से काम करे। कोई दिक्कत तो नहीं। तो विटामिन क्या काम करते हैं? आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं बीमारियों से। डेफिशिएंसी डिसीजेस, ये कौन सी डिसीजेस होती है? किसी चीज की कमी से होने वाली बीमारी। जब आप कोई न्यूट्रिएंट खाओगे नहीं तो उस न्यूट्रिएंट आपके शरीर में उसकी कमी हो जाएगी और फिर उससे आपको बीमारी हो जाएगी। तो आपको डॉक्टर कहते हैं नहीं विटामिन सी लो,
केले खाओ, है ना, कैल्शियम की कमी हो गई है, पोटेशियम लो, इस तरीके से वो वाली चीज। क्लियर है? ये आपकी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करती है और आपके शरीर को अच्छे से काम करने में मदद करती है और आपकी बॉडी की जो बीमारियों से लड़ने की चीज है, लड़ाई है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। बाकी अगर विटामिन कम हुआ तो आपकी बॉडी में डिसीजेस तो होगी, लेकिन कौन सी? विटामिन की कमी की डिसीज है, डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो कोई आपसे पूछे कि डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है, तो बोलना है ऐसी बीमारी है बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ विटामिन, जो विटामिन की कमी की वजह से होती है। एक प्रॉपर खाना आप बहुत टाइम से नहीं खा रहे हो, वो विटामिन आपके शरीर को मिल नहीं रहा होगा, उसकी कमी हो जाएगी। विटामिन कहां से मिलेगा? फ्रूट से मिलता है, हरी पत्ती सब्जियों से मिलता है, बाकी सब्जियों से, मिल्क से, है ना, फिश, अंडा, इन सब से मिलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हाँ, इसमें भी ध्यान रखना कि सिर्फ एक वैरायटी का फ्रूट मत खाओ, एक ही वैरायटी का वेजिटेबल नहीं, अलग अलग। यूं मत सोचना सब्जी तो रोज खाते तो विटामिन सही है, नहीं, अलग अलग तरीके की खाओ। समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा मशरूम के बारे में जानते हैं। मशरूम यूजुअली कहाँ ग्रो होता है? डार्क और मॉइस्ट प्लेसेस में। अभी मैं घूमने गया था, मैंने उसका व्लॉग डाला था, तो उसमें मैंने दिखाया था ये कि ना ये कहाँ पे मशरूम उगती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा? क्यों नहीं देखा? तो मशरूम जनरली डार्क या मॉइस्ट प्लेस, जहां थोड़ी नमी हो, वैसी जगह। तो मशरूम को ना अलग से टेंट में बना दिया जाता है, खेतों के अंदर ही, मतलब व्हाइट कलर का छत सी बना दी जाती है, टेंट टाइप उसको ढक दिया जाता है ताकि अंदर नमी रहे और थोड़ा डार्क रहे। बाकी ये भी अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है और इसके अंदर विटामिन और मिनरल भी होते हैं। और यहीं से अपना टॉपिक शुरू हो जाता है, डेफिशिएंसी डिसीजेस। क्या होती है भैया? ये ऐसी बीमारी जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाती है। बहुत लंबे समय तक एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ना लो, एक ऐसी बीमारी जो न्यूट्रिएंट की कमी से होती है। बहुत लंबे समय तक अगर आप एक न्यूट्रिएंट ना लो तो उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। अलग अलग न्यूट्रिएंट अलग अलग काम करते हैं, इसीलिए उनकी कमी हो जाना बीमारी फैला सकती है। जैसे स्कर्वी, स्कर्वी एक डेफिशिएंसी डिसीजेस है जो विटामिन सी की कमी से होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी नहीं मिले तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिसीजेस। और वो किस वजह से होगी? विटामिन सी की कमी। जैसे कारण क्या है? ब्लीडिंग गम्स या स्वॉलन गम्स, या कमजोरी आ जाना, या घाव का धीरे धीरे भरना, चोट लग जाती है ना, उसका धीरे धीरे रिपेयर होना। और अगर आप विटामिन सी खाओ, कैसे? लेमन में, ऑरेंज में, आंवला, गुआवा, टमाटो, ग्रीन चिली, ये आपको विटामिन सी देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो, ये हो जाना ब्लीडिंग गम्स या स्वॉलन गम्स हो जाना, या दांतों में इस तरीके से कमजोरी दिखाई देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना बढ़िया चित्र है, समझ में आ रहा है? सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, ये लो जी। कोई दिक्कत है क्या? एक हो जाता है गोइटर की बीमारी, जो आयोडीन की कमी से होता है। आप आयोडीन नहीं खाते हो तो आयोडीन मतलब कैसे? इसमें क्या होगा, आपका जो गला है ना, वो उसे कहते हैं थायराइड के टाइप की बीमारी, थायराइड हो रखा है, थायराइड। ये आपका जो गला है ना, ये फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, किसी किसी का अगर हो तो, या थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है। हमने कल गोइटर पढ़ा था, जो गले में होता है। थायराइड, थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना किसी को, जो क्या करते हैं, मान लो आयोडीन ज्यादा नहीं लेते तो उससे एक डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाती है जो गोइटर की होती है। और वो डेफिशिएंसी आयोडीन की कमी की वजह से होती है। और उसका सिम्टम कैसा पता चलता है? आपका जो गला है, नेक, वो स्वेलिंग हुआ होता है और आपका जो थायराइड, अंदर थायराइड का ग्लैंड होता है, वो फूल जाता है। ठीक है, बाकी ये एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना, आपकी बुक में नहीं है। क्या थायराइड ग्लैंड क्या होता है? तो थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो आपके नेक के फ्रंट पार्ट में होता है। जस्ट वॉइस बॉक्स होता है ना, यहाँ वॉइस बॉक्स होता है, उसके नीचे होता है। यहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स होता है गले में, उसके नीचे बटरफ्लाई शेप का थायराइड ग्लैंड होता है। इसका काम क्या होता है थायराइड ग्लैंड का? ये आपकी बॉडी को ग्रो करना, डेवलप करना, अच्छे से काम करने में मदद करता है। यह आपके शरीर की कुछ एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे आपकी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ को सपोर्ट करना, आपकी बॉडी में फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एनर्जी बनाना, आपके शरीर में अलग अलग ऑर्गन सही से काम कर सके, आपका शरीर हेल्दी रहे, वो काम करता है थायराइड का ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है? और थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर सके उसके लिए उसे क्या चाहिए? आयोडीन। आयोडीन नहीं होगा तो आपको थायरोक्सिन, जो ग्लैंड है आपका थायराइड, वहां प्रॉब्लम हो सकती है गोइटर की। देखो कैसे बटरफ्लाई शेप का होता है। आयोडीन कहां से? आयोडाइज सॉल्ट ले लो, ठीक है ना, सी वीड ले लो,
मिल्क, अंडे, मछली, इन सब से आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी आयोडाइज सॉल्ट को रिकमेंड क्यों करा जाता है नॉर्मल सॉल्ट के बजाय? नॉर्मल सॉल्ट के बजाय आपको कहा जाता है आयोडाइज्ड सॉल्ट लो, क्योंकि ये ऐसी कॉमन सॉल्ट है जिसके अंदर आयोडीन मिला हुआ होता है। आपके शरीर को आयोडीन चाहिए ना, क्योंकि गोइटर जैसी बीमारी ना हो, कमी ना हो, आपका शरीर थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर सके। तो इसलिए अगर आप आयोडाइज्ड सॉल्ट लोगे तो आपको आयोडीन की कमी नहीं होगी और आपको गोइटर का रिस्क नहीं होगा, ठीक है। इन दो केस से हम क्या समझे कि विटामिन या न्यूट्रिएंट ऐसी चीज है, अगर हमें उसकी कमी हुई तो हमें डेफिशिएंसी डिसीजेस हो सकती है। इसलिए हमें एक बैलेंस्ड और अलग अलग वैरायटी का खाना खाना चाहिए जिससे हम डेफिशिएंसी डिसीजेस को रोक सके। और इसीलिए समझ जाओ, अलग अलग फल फ्रूट, अलग अलग जो है खाना खाया करो, सेम तरीके की चीजें मत खाया करो, ठीक है। फ्रूट्स, वेजिटेबल या आयोडाइज्ड सॉल्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका हेल्दी जीवन का, ठीक है। और क्या जानते हैं? सॉल्ट की फार्मिंग के बारे में जानते हैं। सॉल्ट फार्मिंग, नमक की खेती। सॉल्ट फार्मिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप समुद्र के पानी को भाप बना के उसमें से जो भी हिस्सा बचता है वो नमक बचता है, उससे नमक बनाते हो। और इंडिया के अंदर सॉल्ट कहाँ बनता है? ये जो काम होता है ज्यादातर जो है रन ऑफ कच्छ, ये जगह का नाम है गुजरात के अंदर, रन ऑफ कच्छ, या वहां पे किया जाता है। ध्यान रखना कैसे बनता है ये। कुछ नहीं है, समुद्र का पानी बहुत बड़े हिस्से में इकट्ठा करा जाता है, जिसे सॉल्ट पैन्स कहते हैं, और उसको धूप में छोड़ दिया जाता है। अब आपको पता है धूप में छोड़ दिया जाएगा पानी को, पानी क्या हो जाएगा? पूरा भाप बन जाएगा और सारा जो है सॉल्ट के क्रिस्टल्स रह जाएंगे, और उन क्रिस्टल्स को साफ कर लिया जाता है और फिर बेच दिया जाता है, खा लो नमक ठीक है। बाकी विटामिन और मिनरल और उनके फंक्शन और उनका सोर्स क्या क्या है, डेफिशिएंसी डिसीजेस उससे किस तरीके की होती है, सब समझेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? आपकी आंखों को और चमड़ी को हेल्दी रखता है। कहां से मिलेगा? पतीता। कहां से? पतीता, पपीता। ये क्या है? मूली। क्या है? अबे मूली कहां दिख रही है? गाजर है। ये क्या है? मांगू। और ये दूध है, ठीक है। और जनरली अगर आप विटामिन ए नहीं लोगे तो फिर ये देखो, ये लगा हुआ है ना, यानी कि आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, ढंग से नहीं दिखेगा, या अंधेरे में ढंग से नहीं दिखेगा, या कभी कभी तो पूरा ही आंखें नहीं दिख पाता, ठीक है। विटामिन बी आपके दिल को, हार्ट को हेल्दी रखता है और आपकी बॉडी में अच्छे से काम करने में मदद करता है, ठीक है। लेज्यूम्स, नट्स या होल ग्रेन, गेहूं या मिल्क के प्रोडक्ट से मिलता है। अच्छा, इसकी विटामिन बी की अगर कमी हुई तो कौन सी क्या कहते हैं बीमारी हो सकती है? बेरी बेरी। ध्यान रखना, क्या नाम याद रखना बेटा, स्वेलिंग हो सकती है आपके शरीर में, ठीक है, या बर्निंग जैसा, जलन जैसा महसूस हो सकता है, ठीक है, आपके हाथों में, पैरों में, है ना, और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चले आगे। विटामिन सी आपकी बॉडी में बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। आंवला खाओ, गुआवा खाओ, ग्रीन चिली खाओ, ऑरेंज, ये अपन ने पढ़ा तो था ऊपर, स्कर्वी याद है, ब्लीडिंग गम्स हो जाना या धीरे धीरे घाव का भरना। विटामिन डी आपकी जो बॉडी है उसको क्या करता है? हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन हेल्थ। आपकी हड्डियां मजबूत रहे उसके लिए विटामिन डी लेना चाहिए। सनलाइट में चले जाओ, धूप की किरणों से आपको विटामिन डी मिल जाएगा, दूध से, बटर से, मछली अंडों से। और इसकी कमी में प्रॉब्लम होती है रिकेट्स की, ठीक है। और इसमें क्या होता है? आपकी हड्डियां बेंड होने लग जाती है, होता है ना किसी के पैर थोड़े से बेंड होने लग जाते हैं। तो ध्यान रखो, पता होना चाहिए आपको इस सारी बीमारियों का बारे में, ठीक है। चलिए अगला पर कैल्शियम। बाकी ये सी ए कैल्शियम, ये आपकी बोन को कैल्शियम हेल्दी रखता है। मिल्क से मिलेगा, सोया मिल्क से मिलेगा, दही, चीज, पनीर, इनसे मिलेगा। यह आपकी हड्डियों और दांत को सड़ने से बचाता है, कमजोर हड्डियां और दांत सड़ने से बचाता है, समझ रहे हो। आयोडीन अभी अभी पढ़ा, गोइटर की प्रॉब्लम हो जाती है, नेक स्वेलिंग हो जाती है, तो सीवीड, वाटर चेस्टनट खाना चाहिए। सिंघाड़ा जिसे कहते हैं, सिंघाड़ा का हरे हरे कलर का होता है ना, सिंघाड़ा खाना चाहिए और आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। बाकी आयरन, आयरन भी आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी पत्तियां, सब्जियां, बीट रूट, वो जो होते हैं ना आपका क्या कहते हैं उसे, चुकंदर, बिल्कुल सही,
और पोमिग्रेनेट मतलब अनार, है ना। इससे एनीमिया की बीमारी होती है, वीकनेस आ जाती है या शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। समझ रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ गया सबको, सब सही है ना। चलो जी आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब ये टेबल ने आपको सारे विटामिन मिनरल दिखा दिए, क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आप सही से नहीं लोगे तो आपको उस पर्टिकुलर चीज की कमी हो सकती है। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट। अब तक हमने पढ़ा सबसे पहले क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। अब वैसे तो देखो मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन और मिनरल्स। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट टॉपिक। क्या है न्यूट्रिएंट टॉपिक, समझना है। कुछ नहीं है, ऐसी चीजें आपके खाने में पाई जाती हैं जो आपको ग्रो करने में, एनर्जी देने में, आपकी बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने में और आपको बीमारियों से बचाने में मदद करती हैं, और वो कहलाती हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ऐसी वस्तुएं आपके खाने में जो ग्रो करती हैं, आपको ग्रो करती हैं, आपको एनर्जी देती हैं, आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। समझ पा रहे हो। तो न्यूट्रिएंट जरूरी है आपकी अच्छी ग्रोथ के लिए और फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए। ठीक है, बाकी मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से, 5 होते हैं, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। बाकी ध्यान रखना, अलग अलग न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके का खाना आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपके शरीर को चाहिए होता है। ठीक है ना। बाकी अलग अलग विटामिन, विटामिन ए से आपको क्या क्या मिलता था याद रखना, मतलब विटामिन ए कहां कहां से मिल सकता है। ठीक है, आपकी आंखें और स्किन हेल्दी रहती है। विटामिन बी कहां से मिलता है आपको, गेहूं, चावल, मिल्क, पनीर, फ्लेक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, यह आपके हार्ट को और आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। विटामिन सी कहां से मिलता है, आंवला, गुआवा, लेमन, ऑरेंज, ग्रीन चिली, टमाटो। मेन सोर्सेस क्या है, आपकी बॉडी को लड़ने में और हील करने में मदद करता है। क्या होता था इससे, स्कर्वी हो जाता था इसकी कमी से, याद है ना, विटामिन सी से। विटामिन डी कैल्शियम की कमी से हो जाता था, तो उसके लिए क्या खाओ, फिश खाओ, अंडा खाओ, दूध पियो, बटर खाओ, मतलब मक्खन खाओ, और एडिबल मशरूम खाओ। ठीक है, हमें क्यों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, तो वो हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल देते हैं, हमें डेफिशिएंसी डिसीजेस होने से बचाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हमें प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट देते हैं। ठीक है, बाकी हाँ, अगर आप कुकिंग कर रहे हो विटामिन पे, तो कुछ कुछ विटामिन जो होते हैं ना, खाना बनाने की वजह से विटामिन मर जाते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज को कच्चा खाएं तो शायद उनमें विटामिन हो, लेकिन अगर हम उस चीज को पका के खाएं तो ज्यादा पकाने की वजह से विटामिन मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो खाने को लंबे समय पकाने से उनका कलर चेंज हो जाता है, खाना सॉफ्ट हो जाता है। कुछ कुछ खाने में खास करके विटामिन सी होता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो खाना पका के खाते हैं ना, तो ये दिक्कत होता है। तो अगर आप विटामिन को खाना चाहते हो, खाना पकाने की वजह से वो विटामिन लॉस्ट हो जाता है, तो इसीलिए फ्रूट्स को रेगुलरली खाओ। क्योंकि फ्रूट्स पका के खाते हो क्या, नहीं ना, है? या फिर अनकुक्ड फूड्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, जैसे सलाद जिसे कहते हैं, सैलेड। ठीक है ना, वो आपकी डाइट में रखो, जब भी पॉसिबल हो खाओ। धुले हुए फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स को खाने से पहले उनको धो, है ना, वो चीज का ध्यान रखना। बाकी ओवर कुकिंग वेजिटेबल जो होती है ना, वो विटामिन को कम कर देती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, कि अगर आप खाना पकाते हो तो उनमें से कुछ विटामिन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्या हम सारे न्यूट्रिएंट प्लांट से ले सकते हैं, नहीं, सारे न्यूट्रिएंट नहीं ले सकते प्लांट से। कुछ कुछ हमें जानवरों से मिलते हैं, जैसे मिल्क, अंडा, फिश, मीट, ये सब मिलता है। वेयर डू वी गेट सॉल्ट, सॉल्ट कहां से मिलता है, समुद्र के पानी से या रॉक सॉल्ट पे, जो क्या कहते हैं पहाड़ होते हैं नमक वाले, वो। विटामिन डी कैसे मिलता है, सवाल है, आपके बुक के बीच में होंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। विटामिन डी थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी विटामिन से। हमारी बॉडी जो है ना, वो विटामिन डी कैसे प्रोड्यूस कर सकती है, जब हम सनलाइट में जाते हैं तो हमारी चमड़ी, स्किन खुद विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। बाकी सनलाइट नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का, मतलब प्रकृति से मिलता है, किसी खाने वाने से नहीं मिल रहा, खाना वाना बना के नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट प्रकृति से, नेचर से मिल रहा है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी बॉडी को कितने कंपोनेंट्स ऑफ फूड की जरूरत होती है, 5। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। मिनरल्स
अब इसके अलावा आपके शरीर को एक न्यूट्रिएंट और चाहिए होता है, एक्चुअल में आपके शरीर को कुछ देता नहीं है ये आपके शरीर को कुछ दे मतलब कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन आपका पाचन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, आप खाना खाते हो अच्छे से पचे, है ना, बॉडी फ्रेश रहे, तो उसे हम कहते हैं डाइटरी फाइबर, जिसे कहा जाता है दूसरे नाम से रफेज, ठीक है ना, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहा जाता है, और ये इनडाइजेस्टिबल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, इनको सिर्फ खाना पचाने के लिए खाया जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी कभी क्या होता है ना, डाइजेस्ट नहीं कर सकती रफेज, सो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे, समझ रहे हो, हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे, लेकिन हम कुछ कुछ फ्रूट्स खाते हैं जिनमें रफेज होता है, डाइटरी फाइबर होता है, वेजिटेबल, होल ग्रेन, सैलेड, ये सब खाना चाहिए हमें, क्योंकि खाना पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है, पहली चीज आपके फूड में बल्क ऐड करता है, रफेज जो होता है ना वो आपके शरीर का वॉल्यूम बढ़ा देता है, मतलब आपका खाना ज्यादा नजर आता है बिकॉज ऑफ रफेज, अगर किसी खाने में रफेज है वो दिखने में ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। और क्या करता है रफेज, वॉल्यूम बढ़ा देता है आपके खाने का स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो आसानी से खाने को मूव करा सके दूसरे एक से जगह से दूसरी जगह में, यानी कि जैसे आपके खाने के अंदर रफेज गया और आपने खाना खाया, तो वो आपके खाने को थोड़ा वॉल्यूम बड़ा कर देता है ताकि आपका खाना आसानी से इधर से उधर जा सके। दूसरा, अच्छे से डाइजेशन होने में मदद करता है, रफेज आपके खाने को स्मूथली मूव होने में मदद करता है, जिस वजह से आपका जो खाना है वो अच्छे से पास हो जाता है इधर से ऊपर से नीचे, है ना, तो अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन, आप सुनते हो ना बहुत लोगों को कब्ज हो गई है, कब्ज हो गई है, कॉन्स्टिपेशन मतलब उनका मोशन अच्छे से नहीं आ रहा, वो जा रहे हैं करने और अच्छे से पेट साफ नहीं हो रहा, तो इसीलिए रफेज खाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको वो करना मुश्किल हो जाता है, हार्ड और ड्राई हो जाती है वो चीज, आपका जो स्टूल होता है, और उस केस में आप क्या करते हो, आपकी बॉडी में आपको रफेज खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो वाटर को एब्सॉर्ब करता है और आपके स्टूल जो है ना, जो आपका जो वो हिसाब किताब है उसको थोड़ा सॉफ्ट बना देता है और इजी करता है उसको पास होना, ठीक है। इंश्योर करना, स्मूथ करना पासिंग ऑफ स्टूल, रफेज जो होता है ना वो मदद करता है आपका जो वेस्ट मटेरियल है आपकी बॉडी से रोजाना निकलता रहे, और इस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, सही से प्रॉब्लम ना हो मूवमेंट होने में, अच्छे से बॉडी स्मूथली डाइजेस्टिव सिस्टम करे, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। जब खुद सोचो आपका शरीर अच्छे से ट्रांसफर होता रहेगा, एक खाने का काम ही क्या है कि अच्छे से ऊपर नीचे ट्रांसफर होए, किसी चीज में दिक्कत ना हो, तो उसका काम ही यही है। क्या वो न्यूट्रिएंट दे रहा है, नहीं, वो डाइजेशन देने में मदद कर रहा है, तो वो आपको डाइजेशन अच्छी होने में मदद करता है। लेकिन रफेज एनर्जी क्यों नहीं देता, देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या करते थे, इनको आप क्या करते थे, डाइजेस्ट करते थे, रफेज को आप पचा नहीं सकते हो, मतलब प्रोटीन पच जाता है आपके शरीर में, आपके शरीर को न्यूट्रिएंट एनर्जी मिलेगी, फिर कार्बोहाइड्रेट पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है आपके शरीर में, आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन रफेज आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता तो ये कोई एनर्जी भी नहीं देगा, जो जो डाइजेस्ट होगा वही तो एनर्जी देगा। हाँ, लेकिन ये बहुत जरूरी पार्ट होता है हमारे शरीर में खाने पे के लिए, क्योंकि ये किस चीज में मदद करता है, डाइजेशन होने में मदद करता है, ठीक है। बाकी हरी पत्तियां, सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, दाल, नट्स, ये सब अच्छे सोर्स है रफेज के, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी फूड जो लोकली उगाए जाते हैं और प्लांट बेस्ड फूड जो होते हैं वो जनरली हेल्दी होते हैं हमारे शरीर के लिए, और उनको लोकली हम अवेलेबल देखते हैं। फूड आल्सो हेल्प्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बिकॉज दे आल्सो रिक्वायर लेस ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग, मतलब ऐसे फूड जो लोकली उगाए जाते हैं या प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं ना, वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी होते हैं, जो प्लांट वाले फूड्स होते हैं जो हम खाते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें खाएंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करेंगे हमें एनवायरनमेंट से, और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग भी नहीं होगी। जो हमारे आसपास फूड है ना वो इधर से उधर ट्रेवल होके नहीं आते, तो वो खाने आसान होते हैं। बाकी ध्यान रखना, बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स आपकी बॉडी में जो है आपको अच्छा खासा रफेज दे देते हैं। टेस्ट फॉर फैट, ठीक है, फैट का टेस्ट कैसे करें, कैसे पता लगाएं, बताओ बताओ बेटा, चलो बताओ, आप बताओ कैसे चेक करते हैं, अच्छी बात है आपको आता है तो बताओ। कुछ नहीं समझ आ रहा, थोड़ा तेज बोलो। बिल्कुल सही। अरे भाई, पकोड़े वकोड़े बनाते हो नहीं बनाते हो?
मतलब तुम नहीं बनाते होगे, कैसे यस भैया कह रहे हो तुमने कहाँ बनाया, घर में बनाते ना मम्मी मम्मी पापा पापा। फिर क्या करते हो तुम लोग कहते हो अरे मम्मी इसमें तो बड़ा ही तेल है, तो मम्मी बोलती ले बेटा अखबार ले ले, अखबार से तुम ऐसे करते हो, फिर ऑयली ऑयली पैचेस आ जाते हैं अखबारों में, और वही टेस्टिंग हो जाती है कि अगर ऑयली पैचेस आया इसका मतलब खाने में फैट है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है ना, है? तो यही एक्टिविटी है यहाँ पे टेस्ट करा गया इन सबको। ये देखो, आओ चेक करते हैं। यहाँ पे रखे एक फूड आइटम है ना, ये क्या रख दिया, ये बटर, बटर को रखा, देखिए ग्राउंडनट में भी होता है भैया, कभी मूंगफली या बादाम उठाना और उसको जो क्रस्ट करने की कोशिश करना, आपको दिखेगा उसमें तेल, ठीक है। कोकोनट में भी होता है, ठीक है। पोटैटो में भी होता है, सॉरी पोटैटो में नहीं होता, नो पैचेस, करोगे तो ऑयली नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके अलावा और किसमें, चावल में भी नहीं आएगा, यानी कि उसमें फैट नहीं होता है, ब्रेड में भी नहीं आएगा, खीरा उसमें भी नहीं आएगा, बॉइल ग्राम उसमें भी नहीं आएगा, तो जिस जिसमें आएगा पता चल जाएगा उसमें फैट होगा, फैट सॉरी। चलो हुआ क्या, अगर आप एक फूड आइटम को जो ऑयली है उसको अगर आप पेपर पे छोड़ दोगे तो जब उसको सुखाओगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा फैट नजर आएगा। अगर ऑयली पैचेस नहीं होता तो फूड आइटम में कोई सिग्निफिकेंट फैट नहीं है, ठीक है। बाकी जो ऑयली पैच है क्यों नजर आता है, क्योंकि फैट जो है ना वो इवेपोरेट नहीं होती। देखो ध्यान रखो, एक सवाल है बहुत अच्छा कि फैट हमें दिखाई क्यों दे रहा है, फैट ना है तो लिक्विड ये भी, लेकिन फैट जो है ना वो पानी में पानी की तरह भाप नहीं बनता गर्म होने से। जब भी एक फैटी फूड जो होता है, ऑयली फूड जो होता है, उसको आप प्रेस करोगे पेपर पे तो उसमें फैट आपको पेपर पे नजर आ जाएगा, जो ट्रांसलूसेंट बन के दिखा जाए, ट्रांसलूसेंट जिसमें आर पार हम देख नहीं सकते ऐसा, ठीक है, ढंग से नहीं देख सकते। और ये जो पैच है ये विजिबल होगा जब पेपर सूख भी जाएगा ना, तब भी आपको ये ऑयल नजर आएगा। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं, प्रोटीन पहली बात तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, आपके शरीर में बॉडी बनाने में मदद आते हैं, ये आपके शरीर को ग्रोथ रिपेयर मेंटेन करने में मदद करते हैं ये आपको, है ना। और अगर आपको चेक करना है इसे तो आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन चाहिए। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। अब क्या होगा, एक वॉयलेट कलर नजर आएगा तो समझ जाना कि प्रोटीन है। कैसे, जैसे ब्रेड उठा ली, राइस, पीनट, सोयाबीन, मटर ये सब उठाई, और एक मोर्टार या पेस्टल उठाया जिसको देखते हुए नीचे क्या होगा, और हमने टेस्ट ट्यूब, पानी, ड्रॉपर, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन या कास्टिक सॉल्यूशन ये सब उठाया। अब हमने क्या करा, ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, सबसे पहले स्टेप में हमने फूड आइटम को सिलेक्ट करा और हर फूड आइटम को हमने ग्राइंड करा, पेस्ट बनाया। पेस्ट मतलब या तो पीस दिया या गिलगिला पेस्ट होता है ना वो बना दिया, ठीक है, यानी कि खाना लिया और इसको पेस्ट बना दिया, कोई दिक्कत है, हाँ, इसी को कहते हैं ग्राइंड करना, ठीक है। और किसका यूज करा, मोर्टार और पेस्टल, ये जो आप देख रहे हो ना ये पीसने वाली चीज, इसको मोर्टार या पेस्टल कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम जो आधा टीस्पून है हर पेस्ट का उसको हम एक अलग अलग ट्यूब में रख देंगे, मतलब सबको उठाएंगे अलग अलग ट्यूब में रख देंगे, ये जितने भी ना इन सबको पीसने के बाद सबको अलग अलग में रख देंगे, रख दिया सबको अलग अलग में। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझना, 2 से 3 बूंद पानी डालेंगे और अच्छे से शेक करेंगे। पहले क्या डालेंगे, पानी, फिर उसके बाद 2 बूंद डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, और उसके बाद अलग से 10 बूंद डालेंगे कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, और कुछ टाइम बाद उसको अच्छे से शेक 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 ऐसे ऐसे करेंगे। और फिर उसके बाद अगर मान लो पर्पल कलर आया तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन था, और नहीं आया तो प्रोटीन नहीं था, ये देखिए। अब क्या करा, पहले 2 से 3 बूंद पानी डाला, पानी डाल दिया, सही है, फिर 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दी, ओके, फिर उसके बाद 10 बूंद कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल दिया, फिर इसको हमने शेक करा अच्छे से और थोड़े समय के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। थोड़े समय बाद हुआ क्या, कलर को महसूस कर रहे हैं, कहां कहां पर्पल कलर बन रहा है, ठीक है। अब देखो, कॉपर सल्फेट ऐसा दिखता था और कास्टिक सोडा ऐसे दिखता है, ये भी ध्यान रखना। अब सोयाबीन है, देखो सोयाबीन पर्पल हो गया,
मटर टाइप पर्पल हो गई, पीनट बादाम, लेकिन ब्रेड और चावल नहीं हुए। इनके अंदर बहुत कम प्रोटीन, और जो ज्यादा अच्छे से पर्पल कलर हुए उनका मतलब उनके अंदर प्रोटीन ज्यादा है। ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। कलर चेंज क्यों हुआ? तो कलर सिंपल सी बात है, कलर चेंज इसलिए हुआ क्योंकि प्रोटीन जो है ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराता है। मतलब जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और कब? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हो। ठीक है, और ये केमिकल में वॉयलेट पर्पल कलर बनता है। वॉयलेट कलर बनेगा, पर्पल मतलब अपना प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर नहीं बनेगा तो इसका मतलब प्रोटीन एब्सेंट है। कलर चेंज क्यों हुआ अब ये समझते हैं, ये वाली चीज हमने कल छोड़ दी थी, ध्यान से समझ। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जो आप सबसे पहले देखना, सबसे पहले क्या करते थे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 2 बूंद डालते थे और फिर 10 बूंद डालते थे आप कास्टिक सोडा की। तो आप 2 बूंद तो कॉपर सल्फेट की डालते थे और 10 बूंद डालते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉपर कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ये आप याद रखना, ये ना आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या करते थे आप, एक बार स्टेप्स फिर से याद करो। सबसे पहले आप 2 से 3 बूंद तो पानी डालते थे, वाटर। फिर आप 2 बूंद सॉरी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालते थे। ठीक है, याद रखो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर इसके बाद आप क्या करते थे, 2 बूंद डालते थे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखना है आपने, कॉपर सल्फेट एंड देन कास्टिक सोडा। ठीक है ना, चलो खैर। फिर इसके बाद आप एक और ड्रॉप, 10 ड्रॉप डालोगे कास्टिक सोडा, ये वाला। फिर इसके बाद आप उसे शेक करोगे और फिर वॉयलेट कलर होगा। खैर, हम सवाल पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि कलर चेंज क्यों होता है। तो कॉपर का जो सल्फेट सॉल्यूशन है वो रिएक्ट करता है प्रोटीन के साथ। मतलब ये जो कॉपर सल्फेट है ना, जिसकी हमने 2 बूंद डाली थी, ये प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन ये पता कब रिएक्ट करेगा? जब उसके अंदर कास्टिक सोडा भी होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर प्रोटीन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? प्रोटीन। तो अब आपको क्या डालना है इसके अंदर? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। रिएक्शन प्रोटीन कॉपर सल्फेट के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? कॉपर सल्फेट के साथ। लेकिन वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कब करेगा? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा, उसके बिना नहीं करेगा। यानी कि प्रोटीन के साथ रिएक्शन कॉपर सल्फेट होगा, लेकिन वो जब होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, और इस रिएक्शन में वॉयलेट कलर बन जाता है। वॉयलेट कलर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो प्रेजेंट नहीं है। और प्रोटीन का जो टेस्ट होना है उसके लिए 2 केमिकल की जरूरत है। एक तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को साइंटिफिकली हम CuSO4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CuSO4, कॉपर सल्फेट। इस तरीके से, इसमें ध्यान रखना, C को ऊपर, U को थोड़ा नीचे। ठीक है, फिर S को, फिर O को थोड़ा छोटा और फिर 4 नीचे। इस तरीके से S को, O को चाहे तो ऊपर वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, कॉपर सल्फेट। बाकी ध्यान रखना, ये अकेला नहीं कर सकता प्रोटीन के साथ पता लगाना, इसको और भी चाहिए। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसे कैसे लिखते हैं? NaOH। ठीक है, बाकी एक्सप्लोर करना न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन फूड आइटम। तो देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम स्टार्च, फैट और प्रोटीन सबका पता लगा रहे हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा है आपको। पोटैटो उठाया, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट तो नहीं होता और प्रोटीन भी नहीं होता। चावल, चावल में कार्बोहाइड्रेट है लेकिन फैट और प्रोटीन नहीं है। ब्रेड, ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट है, फैट और प्रोटीन नहीं है। तो इसका मतलब उन सब में स्टार्च है। लेकिन बटर, बटर मतलब मक्खन, मक्खन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, उसमें फैट होता है बेटा, प्रोटीन भी नहीं होता। ग्राउंडनट, उसमें स्टार्च नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, उसमें उसमें थोड़ा सा होता है प्रोटीन और थोड़ा फैट और प्रोटीन दोनों होते हैं। पीस है ना, इसमें दोनों नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन होता है। सोयाबीन, उसमें फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। कोकोनट, उसमें सिर्फ फैट होता है, प्रोटीन नहीं होता। तो देखो, आप देख रहे हो कुछ खाने ऐसे हैं जिनमें फैट प्रोटीन दोनों है, कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ भी नहीं है। इस तरीके से चीजें चल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं।
The next topic is balanced diet. Next topic is what is balanced diet? बैलेंस डाइट, डाइट मतलब खाना खाना ना, डाइट एक ऐसी डाइट मतलब एक ऐसा आपका खाना जिसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट आपको चाहिए जरूरी आपके शरीर के लिए वो सब आप लो, उसके साथ साथ रफेज डाइटरी फाइबर जो हमने पढ़ा था, जो शरीर को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता लेकिन वो शरीर में किस लिए जरूरी होते हैं, किस लिए जरूरी होते हैं, डाइजेशन के लिए जरूरी। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के लिए जरूरी हो, मतलब ऐसा खाना जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब हो, ठीक है, उसके साथ साथ डाइटरी फाइबर हो, पानी भी हो ठीक ठाक अमाउंट, और इससे आपकी बॉडी में अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, अच्छी हेल्थ रहे आपकी, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस डाइट जरूरी क्यों है? तो पहली बात तो बैलेंस डाइट समझो। बैलेंस डाइट मतलब ऐसी डाइट जिसके अंदर हर खाना पर्याप्त मात्रा में हो, उसके अंदर फाइबर भी हो, उसके अंदर वाटर भी हो और सारे न्यूट्रिएंट भी हो जो आपके शरीर को अच्छे से ग्रोथ दे। ऐसा ना हो कि कोई चीज ज्यादा या कम हो, क्योंकि फिर कोई चीज ज्यादा या कम होने से किसी चीज की कमी हो सकती है, कोई चीज ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, फैट ज्यादा होने से प्रॉब्लम है ना, वो उस तरीके से। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे आपको एनर्जी मिलती है, बैलेंस डाइट अच्छा खाना खाने से, क्योंकि आप सारा न्यूट्रिएंट ले रहे हो रोज, आपकी बॉडी में अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। आपकी जो बॉडी के टिश्यू शरीर मान लो इसे, वो अगर डैमेज है तो उनको वो रिपेयर भी करेगा, आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाएगा, आपको आपकी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखेगा, आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से हर शरीर काम करेगा, वो सब। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा खाना जो आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है, फैट दे रहा है, रफेज दे रहा है, विटामिन मिनरल सब खाना चाहिए हमें, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये सब खाना चाहिए, ये भी खाना चाहिए, डाइजेशन के लिए जरूरी है, ये सब खाना चाहिए, इससे एनर्जी मिलती है, ये सब खाना चाहिए, इससे प्रोटीन मिलता है, ये सब मीट वीट फैट ये सब खाना चाहिए, इससे क्या होता है, इससे आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है। ठीक है, विटामिन मिनरल खाना चाहिए ताकि आपकी बीमारियों से आप बचे रहो, और इसके अलावा पानी भी अच्छा खासा आप पीते रहो, अलग अलग तरीके का खाना खाना चाहिए और सही मात्रा में, ज्यादा या कम नहीं खाना चाहिए, और एक बैलेंस बनाना चाहिए, मतलब हर तरीके का खाना खाओ, ऐसा नहीं है कि खाना बार बार खाए जा रहे हो, और इससे आप फिजिकली एक्टिव रहते हो और एक्सरसाइज रेगुलरली कर पाते हो। जंक फूड मत खाओ बाहर का, ठीक है ना, या फिर ज्यादा शुगर या स्वीट मीठा मत खाओ ज्यादा, ठीक है ना, या फिर शराब नहीं पियो ठीक है, ठीक है, कोई नहीं पिएगा, बिल्कुल बड़े होकर भी नहीं पीनी कभी भी, ठीक है मेरे भाई, लेडीजों को भी नहीं पीनी, लेडीज ही पीती है आजकल, आप क्या सोच रहे हो? क्या हर इंसान को सेम डाइट चाहिए? डज एवरीवन नीड द सेम डाइट? ऐसा नहीं है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लोगों की अलग है, हर इंसान को अलग खाना चाहिए होता है, वो डिपेंड करता है उसकी उम्र के ऊपर, वो मेल फीमेल है उसके ऊपर, फिजिकली कितना काम करता है। जो बहुत ज्यादा काम करता हो बाहर जाके, फॉर एग्जांपल एक बंदा कंप्यूटर के बाहर बैठ के 7-8 घंटे काम कर रहा है और एक इंसान बाहर जाके भाग दौड़ वाला काम कर रहा है, तो जो भाग दौड़ वाला काम कर रहा है उसको तो खाना रोज खाना चाहिए, लेकिन जो ज्यादा खाना चाहिए उसको खाना, जो क्या कहते हैं घर बैठे बैठे काम कर रहा है उसको कोई भाग दौड़ हो रही है क्या, तो उसको फिर कम खाना खाना चाहिए, उसके शरीर को एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए, है ना, मतलब इतना भी नहीं कि भूखे रहो पर ठीक ठाक खाना खाना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है वैसे खाना खाना, आपका लाइफस्टाइल कैसा है उस हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। एग्जाम्पल, जो बढ़ता हुआ बच्चा है, जैसे आप लोग हो, आप सब लोग अभी ग्रो हो रहे हो ना, तो आपको प्रोटीन चाहिए ज्यादा, तो आपको ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए अपने शरीर में। अगर आप इस उम्र में शरीर में प्रोटीन नहीं खाओगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए अंडे खाया करो, जो जो लोग खाते हैं अंडे, मीट खाया करो, ठीक है, मिल्क, ये सब अच्छे से ज्यादा मात्रा में इनको खाया करो, बिकॉज दिस गिव्स यू प्रोटीन एंड प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर यू, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, ध्यान रखना, महंगा भी होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हर बच्चा कान खोलकर समझ ले कि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है हर चीज होती है, लेकिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट। जो लोग ज्यादा फिजिकल भागदौड़ वाला काम करते हैं उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, और जो बीमार इंसान है उसको थोड़ा बहुत सारा ज्यादा खाना खिला दोगे, उसको अलग से डॉक्टर ने बोला होगा कि खिचड़ी खाओ, ये सब खाओ, उस तरीके से। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डाइट जो है ना वो अपने शरीर के हिसाब से चुनी जाती है।
हाँ, अगर एक अच्छा बैलेंस डाइट रखोगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, यानी कि आप चाहे मोटे पतले उससे मैटर नहीं करता, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए चीजें होनी चाहिए। आपके खाने में प्रोटीन भी होना चाहिए बेटा, आपके खाने में फैट भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत फैट आपको खाना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। गुड फैट खाया करो, काजू बादाम ब्रेड पकौड़ा ये सब नहीं, बैड फैट होते हैं, ठीक है। विटामिन मिनरल्स रफेज पानी ये सब आपको सही मात्रा में लेनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं कह रहा। देखो लेटेस्ट कंपेयर, यहाँ पर चीजों को कंपेयर किया, एक पोटैटो की चिप्स है और एक रोस्टेड चना है, इसको कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या करा जा रहा है, यहाँ पे एनर्जी देखी जा रही है। देखो जैसे अब देखो ये क्या हुआ, 100 ग्राम दोनों को उठाया, दोनों 100 ग्राम है, 100 ग्राम चिप्स उठा ली और 100 ग्राम चना उठा लिया रोस्टेड। एनर्जी देखते हैं कितनी कैलोरीज है, आपने सुना होगा आजकल कैलोरीज के बारे में, है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल 10 मिनट तक सीधा दौड़ते हो तब जाके मान लो 100 से 120 150 कैलोरीज आपकी शरीर की खत्म हो जाएगी, सोचो। और आप कोई चीज खाओगे तो उससे आपके शरीर को कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। ऑन एन एवरेज एक इंसान को रोज उसके वजन के ऊपर चीजें मैटर करता है, आपके शरीर को रोज मान लो 1800 से 2000 कैलोरीज, मैं अपनी बात कर लेता हूं, मेरे शरीर को रोज कितनी कैलोरीज चाहिए, 1800 से। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक 100 ग्राम का चिप्स खा लेता हूं एक बारी में तो मुझे कितनी एनर्जी मिल जाएगी, 536। सोचो 2000 पूरे दिन में चाहिए और सिर्फ एक चिप्स 100 ग्राम चिप्स खाने से मेरी इतनी एनर्जी मुझे मिल गई है। क्या मेरा पेट भरा होगा इस चिप्स से, लेकिन मेरे को एनर्जी इतनी आ चुकी है। अब अगर मान लो 2000 चाहिए तो इसका मतलब पता है क्या है, कि आपका शरीर रोज 2000 को समाप्त कर देगा, इतनी चाहिए आपको। लेकिन अगर आपने 3000 ले ली तो 1000 आपके शरीर में एक्स्ट्रा आ गई, अब वो एक्स्ट्रा आपके शरीर में फैट बन के रह जाएगी, समझ रहे हो। तो अब सोचो, और यहाँ रोस्टेड चना ये भी 100 ग्राम है, लेकिन इसने आपके शरीर को एनर्जी थोड़ी कम दी। लेकिन उसके अलावा देखो इसने फैट कितना दिया, 35 ग्राम फैट डाल दिया आपके शरीर में, इसमें सिर्फ 6 ग्राम है, कम है फैट। देखो है तो दोनों 100 ग्राम, एक में एनर्जी ज्यादा एक में एनर्जी कम, दूसरे में फैट ज्यादा फैट कम। कार्बोहाइड्रेट रोस्टेड चने में ज्यादा है तो अच्छा है ना, एनर्जी ज्यादा मिल रही है आपको। सोचो कम कैलोरीज एनर्जी भी ज्यादा, यहाँ पे तो इतनी ज्यादा एनर्जी और क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा कैलोरीज और एनर्जी भी कम। प्रोटीन को कंपेयर करो, सोचो इसने 60 ग्राम प्रोटीन दिया आपको और इसने 18 ग्राम प्रोटीन दे दिया आपको। डाइटरी फाइबर की बात करें, इसने फाइबर भी आपको ज्यादा दिया, तो क्या खाना बेटर है, रोस्टेड चना है कि नहीं। तो ये इस तरीके से एक कहानी समझिए, हाई फैट लो फैट था इसमें, प्रोटीन कम था प्रोटीन ज्यादा था, डाइटरी फाइबर कम था डाइटरी फाइबर ज्यादा, तो उस तरीके से। तो कौन सा खाना हमें खाना चाहिए, रोस्टेड चना, प्रोटीन ज्यादा था डाइटरी फाइबर ज्यादा था, फैट भी कम था, ज्यादा न्यूट्रिटियस था। बाकी हमें जंक फूड क्यों हटाना चाहिए, जैसे वो पोटैटो के वेफर्स, उनमें फैट ज्यादा था प्रोटीन भी कम था और विटामिन मिनरल भी बहुत कम था और डाइटरी फाइबर भी कम था। सवाल आता है कि जंक फूड खाओगे तो आपकी अनहेल्दी हैबिट्स, आपका शरीर हेल्दी नहीं रहेगा और इससे आपका फैट भी ज्यादा हो सकता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी फर्क पड़ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, जंक फूड जो है ना वो सिर्फ ओकेजनली कभी कभार खाना चाहिए, अगर आप इसे रोज खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और इसे आप अपने रोज के खाने से मत बदलो, रोज जंक फूड आपको नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में एक आध बार खा लिया या महीने में खा लिया 2 हफ्ते में खा लिया, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। बेटा अपना टॉपिक है हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट, एक अच्छा हेल्दी डाइट को कैसे मेंटेन करें। बोलते अगर आपको हेल्दी रहना है तो बैलेंस डाइट खाओ। बैलेंस डाइट मतलब सही मात्रा में सही न्यूट्रिएंट को खाना, यही होता था। जिसके अंदर आप फ्रूट और वेजिटेबल खाया करो, जिसके आप होल ग्रेन्स, दाल है ना, दाल गेहूं चावल हर तरीके का ग्रेन्स खाओ, है ना, साफ पानी पियो, जंक फूड बहुत कम खाओ और फिजिकली एक्टिव रहो, मतलब आप एक्टिव एक्सरसाइज या भाग दौड़ या खेल कूद करो, है ना। तो ये सारी चीजें कि कैसे आप एक अच्छा अपने आप को, अपने शरीर को, डाइट को अच्छा रख सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज पैकेज्ड फूड। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो पैक करे हुए होते हैं, है ना, पैकिंग वाले फूड होते हैं। और यहाँ पर आप पढ़ रहे हो FSSAI, ये क्या है हमें समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी कोई पैकेट आप पढ़ते हो ना, जैसे क्या कहते हैं चिप्स कुरकुरे कुछ भी खरीदते हो तो उसमें ये कहीं पे लिखा हुआ होता है, समझेंगे क्या चीज है। पैकेज फूड के अंदर क्या होता है ना, एक न्यूट्रिएंट का लेबल लगा हुआ होता है। आप कुछ भी खाओगे पियोगे तो आप देखते हो उसके पीछे से लेबल लगा हुआ होता है, जिसमें बताया था कि उस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या जानकारी है जो उस प्रोडक्ट के बारे में लिखी हुई होती है।
ये जानकारी कंज्यूमर को मदद करती है फूड को कंपेयर करने में और एक हेल्दी ऑप्शन चुनने में। मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई चीज खाने खरीदने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, न्यूट्रिशन फैक्ट जो लेबल है इसको पढ़ोगे, और आप उसको पढ़ोगे और देखोगे इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए गए हैं, क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, जिससे आपको जो चीज चाहिए तो वो आप प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा कि फैट नहीं खाना आपको, लेकिन अगर फैट उसके अंदर ज्यादा लिखा हो तो आप क्या करोगे, आप उसे नहीं खरीदोगे। तो ये लेबल होते हैं। तो क्या क्या जानकारी होती है, एनर्जी कितनी है, सबसे पहले देखो एनर्जी पता ही लगाई जाती है। अगर आप एनर्जी देखोगे इसके अंदर, चलो ये रही एनर्जी, एनर्जी मतलब कैलोरीज होता है। दो चीज होती है, एक तो मतलब पर्टिकुलर कितना है ये और उसमें कितना कितना कैलोरीज है, वो सब चीजें बताई जाती है। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटीन कितना है, फैट कितना, अगर विटामिन उन्होंने ऐड करा है तो कितना है, या मिनरल्स भी अगर डाले हैं तो डाइटरी फाइबर कितनी है। जनरली हमेशा ये आपको ना, जैसे मान लो आपने चिप्स खरीदा, तो जरूरी नहीं होता वो 100 ग्राम का चिप्स हो, ठीक है, वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन जनरली वो आपको जानकारी 100 ग्राम पे ही देता है, या पर सेविंग कितना है, पर सर्विंग कितना है वो फूड, उस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये लेबल होते हैं जो आपको जानकारी देते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है व्हाट इज फोर्टिफाइड फूड्स। ये फोर्टिफाइड फूड्स क्या है, देखो फोर्टिफाइड फूड्स जो है ना वो ऐसे हैं विच one or more essential nutrients have been added to improve their nutritional quality and help to prevent diseases deficiencies। मतलब ये ऐसे फूड हैं जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं। फोर्टिफाइड फूड्स कैसे हैं, जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिशन डाले जाते हैं, और वो न्यूट्रिशन इसलिए डाले जाते हैं ताकि उसके अंदर न्यूट्रिशन की क्वालिटी अच्छी हो और आपको किसी चीज की जो डेफिशिएंसी है वो नहीं पड़े, कमी ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये फोर्टिफाइड राइस है, तो इसके अंदर आयरन या फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 डाल रखा है, यानी कि एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट है इसके अंदर। तो जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं तो उसे आप क्या कहते हो, फोर्टिफाइड फूड्स, ठीक है। जैसे व्हीट का, गेहूं आपको दे रखा है, ठीक है ना, व्हीट फ्लोर, गेहूं आटा दे रखा है आपको, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 और बाकी न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे ये आपका एडिबल ऑयल है जिसको आप खा सकते हो, ठीक है, इसके अंदर क्या है, विटामिन ए और डी डाल रखा है। अब ये फोर्टिफाइड मिल्क है जिसके अंदर विटामिन ए और डी है, तो ये क्या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट डाल रखा है ना। इस तरीके से समझ पा रहे हो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है मेरी बातें, आप समझ पा रहे हो। इससे होता क्या है, आपका जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है। आपका फायदा क्या है, आपकी इम्यूनिटी, मतलब आप स्ट्रांग बनते हो, और आपका मेंटल, मानसिक तौर पर दिमाग अच्छा रहता है, और न्यूट्रिशनल कमी जो है वो उससे रोकती है आपको, और ओवरऑल हेल्थ आपकी बढ़ती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को ऐड करा जाता है खाने में, मतलब इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट और डाला जाता है, और इसी को फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और जो ऐसे खाने जिनके अंदर डले हुए होते हैं वो फूड फोर्टिफाइड होते हैं। मतलब अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आप नूडल्स देख रहे हो, तो ये नूडल्स में जो चीजें होंगी वो तो है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर आयरन, जिंक और विटामिन बी 12 डाल रखा है। अब मान लो किसी को विटामिन बी 12, आयरन, जिंक चाहिए, तो वो ये नूडल्स खा सकता है क्योंकि इसके अंदर डाला गया है। समझ रहे हो, अलग से न्यूट्रिएंट डाला गया है इसके अंदर, समझ पा रहे हो, इनके अंदर ये न्यूट्रिएंट अलग से डाले जाते हैं। यानी कि फोर्टिफाइड फूड्स क्या है, ऐसे फूड जो बेसिकली अपना जो काम करते हैं वो तो है, लेकिन उनके अलावा उसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ पा रहे हो। एग्जाम्पल जैसे आयोडाइज सॉल्ट, आयोडीन डाला जाता है। कुछ पैकिंग वाले फूड्स में विटामिन और मिनरल डाले जाते हैं। ज्यादातर आप देखते हो विटामिन या मिनरल्स डले हुए होते हैं। मिनरल जैसे आपका आयरन हो गया, है ना, ये सब चीज है, या आयोडीन हो गया, ठीक है। तो फोर्टिफाइड फूड्स की डेफिनेशन क्या है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड करा जाता है एक फूड के अंदर, जिससे उसकी न्यूट्रिशन की क्वालिटी बेहतर हो जाए। अब मैंने आपको बोला ना कि कुछ कुछ आपके खाने के पैकेट्स में FSSAI लिखा हुआ होता है, वो क्या है, इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये एक संस्था है जो फॉर एग्जांपल एक सरकार की एक संस्था होगी, ऐसा समझ लो, जो पूरे इंडिया की एक सरकार की संस्था है जो किसका ध्यान देती है, फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड, मतलब उसकी क्वालिटी का। अगर आप कोई खाना खा रहे हो और वो अगर FSSAI से उसके अंदर लिखा हुआ है कि हाँ जी ये इसके अकॉर्डिंग है, तो इसका मतलब उस पे जो जो अथॉरिटी है फूड सेफ्टी की या स्टैंडर्ड की, उन्होंने इस पे टिक मार रखा है कि ये सही खाना है, आप खा सकते हो। और अगर टिक नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब वो सही खाना नहीं है, नहीं वो श्योर नहीं है, या उन्होंने इसको अप्लाई नहीं करा, या उन्होंने इसको टिक नहीं करा एक तरीके से।
तो FSSAI जो है ना, ये सरकार की संस्था है जो जिम्मेदार है, जो इंश्योर करती है कि फूड जो है ना वो इंडिया में बेचा जा रहा है, क्या वो सेफ है, हाइजीनिक है और गुड क्वालिटी का है। तो जिस भी खाने के अंदर अगर आपको ये लिखा हुआ आ जाए FSSAI, इसका मतलब सरकार ने चेक कर रखा है कि इसके अंदर चीजें सही है, ये प्रोडक्ट वो सारी चीजें सेफ है, साफ है और अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेट करना फूड सेफ्टी का स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी का स्टैंडर्ड देखना कि क्या ये चीजें सही है नहीं है। चेक करना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है। इंश्योर करना पैकेज फूड्स एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स, पैकिंग इसकी सही है कि नहीं है और सेफ्टी रूल्स यहाँ फॉलो करे गए कि नहीं करे गए। क्योंकि देखो मान लो फॉर एग्जांपल बनित है, अब बनित ने अपनी कोई चिप्स की कंपनी बनाई, अब वो चाहता है कि ये लोग खरीदें। लोग कब खरीदेंगे? जब ये FSSAI द्वारा प्रमाणित हो, इसको अगर FSSAI से टिक मिला हुआ हो सरकार से, तो क्योंकि जब लोग खरीदेंगे वो देखेंगे पीछे आ रहे FSSAI का टिक है, इसका मतलब ये खाना सेफ है, हाइजीन है, तो ये रिस्पेक्ट या वैल्यू बढ़ जाएगी ना इसके प्रोडक्ट की। तो ये सरकार को दिखाएगा ना अलग से कि देखो हम ऐसे बनाते हैं, हम वैसे बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तब सरकार से टिक कर देगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वही चीज है ना। तो बाकी अगर FSSAI का लोगो लगा हुआ है एक फूड पे, तो इसका मतलब वो सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, आप खा सकते हो उसे। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे हमने दो बहुत बेहतरीन चीज पढ़ी, एक पैकेज फूड्स, जो पैकिंग करे वाले फूड्स होते हैं, जैसे आप मान लो चावल गेहूं, आप क्या इनको पैकिंग करे हुए देखते हो? नहीं, ये तो बाहर आपको कहीं पे भी किसी राशन की दुकानों पे खुले में रूप में मिल जाते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको फोर्टिफाइड राइस इस तरीके से मिल रहे हैं पैकिंग वाले, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डाले गए हैं, तो ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हो? और FSSAI की भी बात हमने समझ ली। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें, नेक्स्ट टॉपिक इज मिलेट। ठीक है, मिलेट जो न्यूट्रिशन जिसके अंदर, ऐसे सीरियल जिसके अंदर ज्यादातर क्या पाया जाता है? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मिलेट्स के एग्जांपल ज्वार बाजरा जो होते हैं ना, ज्वार बाजरा रागी या क्या कहते हैं, सांवा, सानवा, पक्का पता यही है ना? तो देते तो नहीं ना, सानवा कहते हैं इसे, पक्का? हिंदी में हिंदी में कुछ और ना कहते हो, चेक कर लेते हैं। सावा कहते हैं बेटा, सावा ऐसे कहते हैं ना मतलब सवा भी कहते हैं, सवा, सावा टाइप, सावा। ज्वार बाजरा रागी और सावा ये मिलेट्स होते हैं। ठीक है, मिलेट्स आपसे कोई पूछे तो मिलेट क्या है? ज्वार बाजरा रागी और सावा। ठीक है, हिंदी में इसे सावा कहते हैं, इंग्लिश में SNWA लिखा हुआ है। बाकी क्या कहते हैं, मिलेट्स जो होते हैं ना, एक छोटे छोटे से सीडेड मतलब छोटे छोटे से सीड वाले सीरियल क्रॉप्स होते हैं, और इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब ऐसे सीरियल क्रॉप्स जो छोटे छोटे सीडेड वाले होते हैं और इनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन डाइट का, बहुत सारे सालों से हम ये महसूस करते आए हैं। मिलेट्स पहली बात है आसानी से ग्रो करे जा सकते हैं, और उनपे खेती करी जा सकती है एक अलग क्लाइमेट कंडीशन पे, मतलब जो अलग मौसम होता है उस पर इसकी खेती करी जा सकती है। ठीक है, तो मिलेट्स क्या है, आसानी से ग्रो करे जा सकते हैं और खेती करी जा सकती है उनकी एक अलग से क्लाइमेट की कंडीशन में। और एग्जाम्पल है मिलेट के क्या क्या आते हैं। ठीक है, मिलेट में देखो ज्वार, ठीक है, बाजरा रागी और सांवा। ज्वार इस कलर के ऐसे होता है बेटा देखो, और बाजरा देखो, रागी इस तरीके से होती है और सांवा इस तरीके से। ठीक है, चलो बाकी मिलेट्स जो है ना, जिन्हें हमने पढ़ा कि मिलेट्स इतने सारे टाइप के हैं, तो इन्हें न्यूट्रिशन ज्यादा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि इनके ज्यादा न्यूट्रिशन है? क्योंकि देखो ये न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर विटामिन पाए जाते हैं, इनके अंदर मिनरल, और इनके अंदर डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या काम करते हैं बेटा? हमारे फूड को डाइजेशन में मदद करते हैं। बहुत बढ़िया। और विटामिन मिनरल्स, मिनरल जैसे आयोडीन, सॉल्ट, आयोडीन हो गया या आयरन हो गया, ये हमारी बॉडी को ये भी न्यूट्रिशन देने में और या डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने से बचाते हैं, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, और ये उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी दे देते हैं, यानी कि एनर्जी भी मिल जाती है इससे। इनके फायदे क्या है? इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होते हैं, और ये अलग अलग मौसम में उगाए जा सकते हैं।
ठीक है, मतलब इनकी जब खेती होती है तो अलग अलग क्लाइमेट में भी ये आसानी से उगाए जा सकते हैं, इनकी खेती भी आसान है, मुश्किल नहीं है। और बैलेंस डाइट, मतलब आप इनको खाओगे तो आपका बैलेंस भी डाइट रहता है, मतलब आपका जो भी आप खाना खा रहे हो वो डाइट जो होती है ना वो बैलेंस्ड रहती है, ठीक है। और ये एक अच्छी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, यानी कि इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे गेहूं चावल छोड़ो, इन सबका मिक्स मिला के आटा खाया करो। चलो खैर, मिलेट जो होते हैं ना वो एक एक्सीलेंट चॉइस है आपकी हेल्थ के लिए और बैलेंस डाइट के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक इज फूड माइल्स, ठीक है ना। फूड माइल्स मतलब फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। अब देखो, फूड माइल्स मतलब खेतों से आपकी प्लेट तक खाना कैसे आता है वो सब समझेंगे। देखो, फूड माइल्स का मतलब वो दूरी जहां खाना खेतों से होता हुआ, मतलब खेतों में बनता है गेहूं चावल, और वो वहां तक बनता है जहां पे आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। खेतों में बनता है और वहां पे घर पे बैठ के आप इसको अपने चावल आटा देख रहे हो, वहां खाना आप खाते हो। यहां से यहां तक कैसे चल के आता है उसके ऊपर बात होगी। जितना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसका मतलब फूड की जो माइल्स है वो ज्यादा ट्रेवल करके आई है, तो इसलिए बड़ा फूड माइल्स है। तो फूड माइल्स मतलब टोटल दूरी कितनी ट्रेवल करी एक फूड ने, जहां वो बना और जहां उसको इस्तेमाल किया गया उसको कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में खेतों में बना और बापानगर में बैठ के मानसी ने घर में बैठ के खाया, तो ये जो दूरी है टोटल, ये दूरी के कहलाएगी फूड माइल्स, ठीक है। जर्नी क्या रहती है, सबसे पहले जायज बात है, क्या करते हो आप, खेतों में बनाते हो, ग्रो करते हो, सबसे पहले ग्रो करेंगे। फार्मर क्या करते हैं, फार्मर जैसे गेहूं उगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, गेहूं उगाने के बाद फिर वो उसकी कटाई करते हैं, गेहूं की हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना। जब उग जाते हैं गेहूं, कटाई के बाद सॉरी हाँ मैच्योर, हाँ काटा जाता है। उसके बाद थ्रेशिंग और विनोविंग होता है, मतलब अब जब गेहूं काट दिए तो काटने के बाद क्या सारे वो जो प्लांट है उसमें से क्या गेहूं के सीड्स अलग हो जाते हैं, नहीं। थ्रेशिंग करते हैं या विनोविंग, मतलब सेपरेट करते हैं जो भी आपने खेत में से वो जो पूरा पेड़ टाइप काटा है उसमें से उसे ऐसे झाड़ के या उसमें से बीज अलग अलग तरीके से निकालना, वो सेपरेशन कहलाता है। और जो छोटा मोटा इम्प्योरिटी जैसे थोड़ा बहुत चारा या थोड़ा बहुत कूड़ा करकट टाइप होता है ना, आपने कभी, मैं कैसे मैं समझाता हूँ, थ्रेशिंग मतलब समझ लो ऐसे पीट पीट के गेहूं अलग कर दिए, और वो जो पौधा था पूरा जिसको काटा था हार्वेस्टिंग करा था वो अलग फेंक देते हैं। अब जो जितने भी गेहूं सारे इकट्ठे हो गए, फिर उसको आप देखते हो कभी बाहर राशन की दुकान होती है तो अम्माएं जो है वो उतना बड़ा सा उनके पास होता है, या गांव में आपने देखा होगा यूं हवा में उठाते हैं, छिड़क छिड़क करते हैं, तो उसमें से कुछ कुछ बीज निकलते हैं तो वो कूड़े में फेंकते हैं, कंकड़ कंकड़ टाइप। दिस इज विनोविंग, यानी कि जो हल्का फुल्का कूड़ा उड़ा होता है, हस्क या शाफ कहा जाता है उसे, उस ग्रेन में से उसे हटा देना ताकि और साफ करे। क्योंकि मान लो हम गेहूं को पीसते हैं, आटा बनाते हैं, तो गेहूं को अगर आप पीसोगे और उसके अंदर वो कूड़ा भी चला जाए तो वो भी पिस जाएगा और फिर आपके खाने में वो कूड़ा आ जाएगा, है ना। तो वो चीज हटाना, फिर उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है ना, अच्छे से एक जगह पे रखा जाता है जहां पे कीड़े नहीं पहुंच सके और मॉइस्चर थोड़ी नमी ना आए, क्योंकि नमी आ जाएगी तो वो गेहूं खराब हो जाएगा। तो नमी भी नहीं पहुंचनी चाहिए, स्पॉइल नहीं होना चाहिए, मतलब खराब नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद उसको ग्राइंड और पैक किया जाता है, मतलब अब उस गेहूं को क्या करा जाता है, अब उस गेहूं को पीसा जाता है, पीसा जाता है तो उसमें क्या बनेगा, आटा बन जाएगा। और उस आटे को फिर स्टोर कर लिया जाता है दुकानों में या मार्केट के, और फिर मानसी आती है और कंज्यूमर मानसी मानसी आती है और उसको बोलती है अंकल 1 किलो आटा दे दो, और उसको अपने घर में बना के खा जाती है, समझ रहे हो। तो ये क्लियर है। देखो, सबसे पहले खेतों को उगाना है, उगाने के बाद इसकी कटाई करना, कटाई करने के बाद थ्रेशिंग एंड विनोविंग, ये हो ना ऐसे झाड़ रहे हैं, और फिर उसमें से जो भी सारा अलग कूड़ा उड़ा हो रहा है उसके बाद इसको स्टोर करके रखना, स्टोर करके इसको आटे में बना देना, आटे बना के इसके बाद मानसी, अच्छा मानसी नहीं है मानसा है ये लड़का है ये कोई क्लियर है, चलो समझ में आ गया बेटा। बाकी हमें फूड माइल्स कम क्यों करना चाहिए, मतलब ये जो रास्ता है ये कम क्यों करना चाहिए, है ना। आप खुद सोचो कि जितनी ज्यादा दूर से आएगा उतना ज्यादा एक प्रॉब्लम है, और जितना कम से दूरी से आएगा उतना ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि अगर आप इसको पास से खरीदोगे, या ये इसकी जो फूड माइल्स है, रास्ता अगर आपका कम हो जाए, ज्यादा दूर से ना आए अगर गेहूं, तो हमारी जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट की, यहां से यहां तक ट्रक से आ रहा है, फिर यहां से यहां तक ट्रक से आ रहा है, वो कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। दूसरा, फ्यूल कंजम्पशन, भाई वहां से यहां तक आओगे तेल ज्यादा लगेगा, पेट्रोल ज्यादा लगेगा, वो कम हो जाएगा। एयर पोल्यूशन कम होगा क्योंकि यहां से आने में ज्यादा पोल्यूशन फैलेगा, यहाँ से हमें कम, ठीक है। लोकल फार्मर को सपोर्ट मिलेगा, जो आसपास के पड़ोस के किसान हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा कि देखो मुझे भी यहाँ पे काम मिल पा रहा है उस तरीके से। दूसरा,
आप ज्यादा फ्रेश और लोकल उगाया हुआ, आपके आसपास से उगाया हुआ गेहूं ले सकते हो, क्योंकि देखो पास से आएगा तो ज्यादा फ्रेश रहेगा, जितना दूर से आएगा उतना टाइम लगेगा स्टोर हुआ होगा, और ये पास से आएगा तो वो बढ़िया है और अच्छे से ग्रो करा गया हुआ है, ठीक है ना। तो उस तरीके, तो इसीलिए लोकली प्रोड्यूस फूड्स को चुनना जाना चाहिए, ठीक है। बाकी फूड वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए, मतलब फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया। फूड जो है ना उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी मेहनत करते हैं इसको बनाने में, है कितना मेहनत लगता है। तो जर्नी जो है फूड की, खेतों से आपकी प्लेट थाली तक पहुंचना, बहुत सारे एफर्ट्स हैं, किसान के एफर्ट्स हैं, लेबर जो वो काम कर रही थी उसके एफर्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वर्कर्स हैं, शॉपकीपर, दुकानदारों का, और कितने लोगों का। तो इसीलिए हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि फूड बड़ी मुश्किल से नसीब हो रहा है, तो वी शुड नॉट अवॉइड इट, हमें उसे वेस्ट नहीं कर बनाना चाहिए, ठीक है। और हम कैसे उसको कम कर सकते हैं वेस्ट बनाना, उतना ही खाना लो जितना आप खा सकते हो, ठीक है। और अवॉइड करो, खाने को फेंको मत, ठीक है। अच्छे से फूड को स्टोर करो ताकि वो खराब ना हो, और जो भी खाना छूट गया है या रह गया है तो उसको यूज करो जब भी आप पॉसिबल उसको यूज कर सको, ठीक है। जो भी लेफ्ट ओवर बचा हुआ खाना उसको केयरफुल इस्तेमाल करो, उसको फेंको मत, वेस्ट मत करो। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट